Hello everyone, this video is about oscillation chapter. This is a video about class 11 chapter 14 oscillation. So without wasting any time, let's move on to our topics. So हमारा oscillation chapter में पहला आता है oscillation क्या है. To and from periodic motion is called oscillation. पहले जानते हैं पीरियोडिक एंड टू एंड फ्रॉम मोशंस किसे कहते हैं. पहले जानते हैं पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं, सेपरेटली जानते हैं. जब एक मोशन अपने आप को कंटिन्यूसली रिपीट करता है एक फिक्स इंटरवल के टाइम के बाद, उसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन. इसकी डेफिनेशन है मोशन दैट रिपीटेड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. और जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अर्थ सन के अराउंड मतलब रिवॉल्व्स करते हैं. ये एक एग्जांपल है पीरियोडिक मोशन का, क्योंकि ये रेगुलर इंटरवल के टाइम के बाद उल्टा अपनी मीन पोजीशन को रिपीट करती है. अब जानते हैं टू एंड फ्रो मोशन क्या है. अ कंटिन्यूस और रेगुलर मूवमेंट बैकवर्ड और फॉरवर्ड इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन. मतलब एक कंटिन्यूस आगे की साइड पीछे की साइड जो मूवमेंट करता है उसे कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन. जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, जो एक क्लॉक है कभी लेफ्ट की साइड जाएगी कभी राइट की साइड. इसे आप कह भी सकते हो बैकवर्ड जाएगी या कभी फॉरवर्ड जाएगी, अगर हम दूसरे रेफरेंस पॉइंट से देखें तो. अब इसके बाद जानते हैं वाइब्रेशंस क्या है. वाइब्रेशन भी सिमिलैरिटी है ओसिलेशन से, और इसकी डेफिनेशन है अ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन. मतलब टू एंड फ्रो मोशन स्पीड में, मतलब जल्दी जल्दी होना. और अब ओसिलेशन और वाइब्रेशन में डिफरेंस क्या है. ओसिलेशन और वाइब्रेशन में एक फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस है. ओसिलेशन में लेस फ्रिक्वेंसी होती है और वाइब्रेशन में हाई फ्रिक्वेंसी होती है, जिसकी वजह से इन दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं. अब इसमें एक पॉइंट याद रखो कि जितने भी ओसिलेशन मोशंस रहते हैं या ओसिलेटरी मोशंस, वो सारे पीरियोडिक होते हैं. पर ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि सारे पीरियोडिक ओसिलेटरी होते हैं. ये एक मेन बात है, इसे याद रखना. इसके ऊपर क्वेश्चन भी पुटअप होंगे जो अब तक का बताया. अब जानते हैं पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होती है ओसिलेशंस में. पहले जानते हैं पीरियड. द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड इट कॉल्ड इट्स पीरियड. मतलब एक टाइम के बाद जब मोशन रिपीट करता है उसे कहते हैं पीरियड, और इसकी ऐसा यूनिट है सेकंड. अब जानते हैं फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. इसका फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू 1/t. मतलब जो टाइम पीरियड है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी. और जो इसका एक और हो जाता है, मतलब इसकी ऐसा यूनिट है, वो है हर्ट्ज या hz और पर सेकंड. और इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, जो है डिस्प्लेसमेंट इन ऑसिलेशंस. इसमें पहले एक चीज़ जानो कि डिस्प्लेसमेंट हर जगह नॉर्मल नहीं होती. ऑसिलेशन में इसका एक अलग मीनिंग है. मतलब सिंपल डिस्प्लेसमेंट हमने क्या है पढ़ा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी और चेंज इन डिस्टेंस पोजिशंस और डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज. अब डिस्प्लेसमेंट ऑसिलेशन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स अ चेंज इन एनी फिजिकल प्रॉपर्टीज विद टाइम. और उसका फॉर्मूला होता है एफ टी इक्वल्स टू ए कोस ओमेगा टी. या ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ए एम्पलीट्यूड है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब ओमेगा की मीनिंग क्या है. इसके जानते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी. मतलब वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, वो पर टाइम में होगा. मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया जिसकी वजह से हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई. अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं डिस्प्लेसमेंट की. एफ टी इक्वल्स टू ए कोस ओमेगा टी. हम जो टी है टाइम पीरियड वो 2 पाई बाई ओमेगा है. और जो ये एफ है मतलब एफ टी एक पीरियोडिक मोशन है जो पीरियड टी पे डिपेंडेंट है. पीरियड टी के साथ भी रिपीट होकर उल्टा वहीं आ जाएगा. तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एफ टी इक्वल्स टू एफ टी प्लस टी कैपिटल टी, और एफ टी इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा. और ऑल्सो हम जो इस साइन और कोसाइन के फंक्शन को टुगेदर करके भी लिख सकते हैं, वो भी एक ओसिलेटिंग मोशन होगा. वो हो जाएगा एफ टी इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी. हम ए को ले लेते हैं डी कोस फाई और बी को ले लेते हैं डी कोस फाई. अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ टी इक्वल्स टू डी को कॉमन ले लिया, हो जाएगा साइन ओमेगा प्लस थीटा या ओमेगा प्लस प्लस फाई. अब जो ये आ गया ये होगा डिस्टेंस. अब ये पूछा जाता है एग्जाम्पल, मतलब इसकी डेरिवेशन से क्वेश्चन आ जाएगा, आप उससे कर सकते हो. डी कैसे निकलेगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो फेस एंगल या फाई हो जाएगा वो 1/10 इंटू बी बाई ए हो जाएगा. और इसे कहते हैं फेज कांस्टेंट और फेज एंगल. ये भी है. एक कुछ जगह पे जीरो लिया जाता है वो कंडीशन के हिसाब से. आप जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है या एस एच एम क्या है.
ये एक टाइप का मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करता है कि लाइन पे, मतलब एक सिमेट्री पे। इसकी डेफिनेशन है मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो अलोंग अ लाइन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस ऑसिलेटरी मोशन इज सेड टू बी a simple harmonic if the displacement x of a particle from a origin varies with time। मतलब इसके फॉर्मूला बन जाएगा एक्स टी इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई। ये एस एम से कहा है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। और इसमें मैंने बताया था कि जो ओसिलेशन होगा वो मतलब एक स्ट्रेट लाइन में होगा। अब जानते हैं एम्पलीट्यूड क्या है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल्स इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका होता है मतलब जो अब जानते हैं वो ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होता है, वो होता है फेज मोशन। फेज डिनोट करता है, जैसे आप इसमें देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट का। जब दो मतलब दो पार्टिकल्स की अलग अलग टाइप की मतलब कंडीशन रहती है, इस टाइप का ग्राफ बनाता है और दूसरी उसमें इस टाइप का ग्राफ बनाता है। जब जो फाइव की वैल्यू होती है ना फेज एंगल वो डिफरेंट होता है। अब जो फाइव की वैल्यू हम जीरो ले लेते हैं और जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट का वो हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी। और ए कॉस ओमेगा टी को वो फिक्स इंटरवल के टाइम के बाद रिपीट होगा तो हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस टी। और ये टू पाई के बाद मतलब ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन से देखो तो रिपीट होता है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस टी इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस टू पाई। इसे कंपेयर कर देंगे तो हमारे ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी टू पाई बाई टी। और जो ऐसा यूनिट है ओमेगा की एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो है रेडियन पर सेकेंड। और टू एस एम में हैव द सेम मतलब एम्पलीट्यूड एंड फेज एंगल बट डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इसका डायग्राम इसका आप ग्राफ देख सकते हो कि दोनों जो एस एम होंगे पार्टिकल्स जो एस एस एम कर रहे होंगे उनकी अलग अलग टाइप की रीडिंग बनेगी। अब जानते हैं एस एम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि वो गोल गोल रोटेटरी घूमता है, इसमें पढ़ते हैं। अब पहले हमने सपोज कर लिया एक पार्टिकल जो यूनिफॉर्मली एक सर्कल की रेडियस में घूम रहा है। अब उसका सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब जो क्लॉक चलती है उससे अपोजिट साइड है। और जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर की है पार्टिकल्स की वो टी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगी और एक एंगल बनाएगी फाई जिसमें पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की तरफ। अब एक्स एक्सिस की तरफ होगा तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि इसमें एक पॉइंट ले लिया पी, पी से एक रेडियस जा रही है मतलब एक रोड सी या रस्सी बस जाए वो रोटेटरी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अब इन टाइम टी it will cover a further angle omega t plus its position vector will make an angle of omega t plus 5 with a पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा था कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देखते हैं एसएचएम में। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं वेलोसिटी वेरीज विद टाइम इक्वल्स टू माइनस ओमेगा इनटू डिस्प्लेसमेंट वो हमारा पहले निकला था। और इसमें आप देख सकते हैं पार्टिकल्स ले लिया है मतलब पी, उसे मूव करा रहे हैं। जो ये वेलोसिटी होगी वो उसे अंदर की साइड मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से अंदर की साइड मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से ये एक टाइप की रीडिंग सी शो करेगा मतलब अलग टाइप के कंपोनेंट्स। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। और इसका फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें भी सेम सा ही है प्रोसेस सा, बस में अलग से एक एडिशनल एक्सेलरेशन होता है। आप देखो इन ग्राफ्स की रीडिंग डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में और एक्सेलरेशन के टर्म्स में। और इनके देखो जो ये है डिस्प्लेसमेंट ये मैक्सिमम मतलब वैल्यू से चलता है और वेलोसिटी जीरो से और एक्सेलरेशन नेगेटिव से चलता है। अब जानते हैं फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। Using Newton law of motion and expression for acceleration of a particle undergoing SHM, we get the external force acting on a particle equals to ma। और जो फोर्स है वो डिपेंड है टाइम के, ये फंक्शन ऑफ टाइम है। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख दें जो हमने पहले निकाला था, वो उसे रखने के बाद हो जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। और इसे ओमेगा एम या एम ओमेगा स्क्वायर को के लिख सकते हैं कि यहाँ एक कांस्टेंट है, इसे स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, आगे बताऊंगा। ये हो जाएगा फोर्स लॉ फॉर एसएचएम। अब जो हमारे ये आ गया, इसके बाद निकालते हैं एनर्जी इन एसएचएम क्या होता है। एनर्जी इन एसएचएम मतलब क्या है ये, जब बहुत जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल्स की वो वेरीज करेगी जीरो और उसकी मैक्सिमम वैल्यू के बीच में, ये कभी ना मैक्सिमम होगी ना जीरो होगी। और जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल्स की
वो ज़ीरो होती है मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे, और मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे। जो काइनेटिक एनर्जी होगी फिर वो हो जाएगी 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देंगे, वेलोसिटी का होता है -ω/a sin ω t + 5। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, इसका स्क्वायर होकर काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। और ओमेगा मतलब एम ओमेगा स्क्वायर को के लिख लेंगे कांस्टेंट के टर्म में, तो ये वाली काइनेटिक एनर्जी का आ जाएगा फाइनल फॉर्म। अब जो होगी ना एक्सेलरेशन मतलब पोटेंशियल एनर्जी, वो ज़ीरो रहेगी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम के टैप पे, और मीन पोजीशन पे रहेगी वो मैक्सिमम। और अब इस जो स्प्रिंग फोर्स होता है मतलब स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा -kx। अब और टेंशन एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे 1/2 kx²। एक्स की मतलब डिस्प्लेसमेंट का वो फॉर्मूला लिख देंगे, हमारे पास u भी जाएगा, वो भी जाएगा 1/2 k² cos²ω t + 5। अब जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो जीरो रहेगी मीन पोजीशन पे और मैक्सिमम रहेगी एक्सट्रीम पोजीशंस पे। सो अब मैकेनिकल एनर्जी काटते हैं मतलब निकालते हैं, हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी जो फाइनल आ जाएगा मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 के, और फिर एम्पलीट्यूड या a² में, के वही स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ए एम्पलीट्यूड है। और जो टोटल एनर्जी आएगी हार्मोनिक मोशन की वो टाइम के इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। आपने देखा ये काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट रहती है, पोटेंशियल एनर्जी भी, पर जो टोटल एनर्जी आएगी वो इंडिपेंडेंट है टाइम के। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि दो टाइप के ग्राफ बने हुए हैं। एक में मतलब एक साइड का दिखा रखा है एक पार्टिकल्स का एक सेपरेट उसका लेके, और उसमें टाइम के इंडिपेंडेंट का वो टोटल एनर्जी का है, ये टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब पोटेंशियल और काइनेटिक का। अब जानते हैं सम सिस्टम्स एग्जीक्यूटिंग SHM ऑसिलेशन ड्यू टू अ स्प्रिंग, मतलब ऑसिलेशन है स्प्रिंग की वजह से करता है। इसमें आएगा वो टर्म जिसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, मास है एक मतलब राइट की तरफ अपनी तरफ मतलब राइट की तरफ खींचा गया, जिससे वो स्प्रिंग में टेंशन डेवलप होगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी इस द्वार से, तो इसका फोर्स के इक्वल हो जाएगा -kx। और जो k है यहाँ एक स्प्रिंग कांस्टेंट है बताया था ना मैंने, और जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा इसका 2π√m/k। और अब अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, मतलब इसी में अगले में द सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम क्या है मतलब घड़ी के वो नीचे रहता है टुंग 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 जो ऐसा होता है, ऐसा सा लगता है, वो होता है सिंपल पेंडुलम। एक मतलब एग्जाम्पल के उसमें ले लो, एक बॉल को एक ऊपर की फ्लोर से बांध के लटका दिया, उसे मूव कर रहे हैं, और जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा -gl × sin θ/i। अब जाते हैं डैम्प्ड SHM क्या होता है। जब ऑसिलेटर मोशन रिड्यूस हो जाते हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, उस मोशन को डैम्प्ड कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, द ऑसिलेटरी मोशन रिड्यूस ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स, द ऑसिलेटर एंड इट्स मोशन आर सेड टू बी डम्पर। जैसा अब इस डायग्राम में देख सकते हो, ये स्प्रिंग की वजह से नीचे की साइड जा रहा था, जिसकी वजह से जो एयर के रेसिस्टेंट होंगे वो उसे रेसिस्ट करेंगे, जिसकी वजह से वो आसानी से नीचे नहीं जा पाएगा, कुछ फोर्स एक्ट करेगी जिसकी वजह से स्प्रिंग अपनी तरफ उसे खींच लेगी। अब जानते हैं फोर्स ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस क्या होते हैं। Force oscillation. When a system is displaced from an equilibrium position and released, it oscillates with its natural frequency and the oscillation are called free oscillation. पहले जानते हैं फ्री ऑसिलेशन क्या है। मतलब जब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे से रिलीज करा जाता है या एक्सट्रीम पोजीशन से, वो नेचुरली फ्रीक्वेंसी से घूमता रहता है, बार बार हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो वो उस टाइप की ऑसिलेशन को कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। ऑल फ्री ऑसिलेशन इवेंटली डाई आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। और जो एक्सटर्नल एजेंसी होती है वो उसे मेंटेन करे रखती है उस ऑसिलेशन को, उस ऑसिलेशन का नाम बदल जाता है, वो नाम हो जाता है फोर्स और ड्रिवन ऑसिलेशंस, क्योंकि वो एक्सटर्नल एजेंसीज या एक्सटर्नल एजेंट्स की वजह से मूव करता है। द फेनोमेना ऑफ इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड व्हेन द ड्राइविंग फोर्स इज क्लोज टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ऑसिलेटर इज कॉल्ड एज स्टूडेंट्स। मतलब एक फेनोमेना एम्पलीट्यूड बढ़ाने का ड्राइविंग फोर्स की हेल्प से जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बहुत क्लोज रहती है उसे कहते हैं रेजोनेंस। अगर आपको किसी टाइप का डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट